कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी जो वार्षिक परीक्षा आने वाली है 24 तारीख से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, तो उसकी आप बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे। आपके कक्षा 9 के विज्ञान का 10वां पार्ट है, जिसका नाम क्या है आपके कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये जो चैप्टर है ये आपके 20 नंबर का चैप्टर है। एक तो ये 10वां पार्ट 20 नंबर का है, 11वां पार्ट भी 20 नंबर का है और 12वां पार्ट भी 20 नंबर का है। तो 10वां, 11वां और 12वां ये तीनों पार्ट मिलाकर 20 + 20 + 20 नंबर आपके 100 नंबर का पेपर होगा। उसमें से टोटल ये 3 पार्ट केवल जो आपके 60 नंबर को कवर करेंगे। जो बच्चा इन तीनों पार्टों को अच्छे से तैयार कर लेगा, उसके जो आराम से जो 50+ नंबर इन तीनों पार्टों से वो आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं और वो 60 में से 60 भी नंबर प्राप्त कर सकता है इन तीनों चैप्टर से। बहुत ही आसान से चैप्टर है, अगर आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो आप आराम से इसमें 60 में से 60 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और चैप्टर 1 से लगाकर 9 तक के जो चैप्टर है वो 40 नंबर के रहेंगे आपके वार्षिक परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जो कक्षा 9 की जो विज्ञान है उसका 10वां चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो वो वाला जो चैप्टर वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी अपने ऐप के अंदर, ऐप से इसको प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज में इसकी आपको जो PDF वो मिल जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें आपको सबसे पहले देख लेते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो पहले देख लेते हैं कार्य के बारे में। कार्य क्या होता है? कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उस वस्तु में विस्थापन होता है तो उसको हम कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर बल लगाने पे, ठीक है, वो कोई विस्थापन होगा उसमें, तो उसको हम क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और आरंभिक बिंदु के जो बीच की जो सीधी दूरी होती है उसको विस्थापन कहा जाता है। जैसे मान लो कोई ए बिंदु है, ये यहाँ से कोई चलना शुरू करता है और ये यहाँ जाके ये राउंड लगाते लगाते यहाँ बी तक पहुँचा है, तो ये ए से बी के बीच की जो आपके जो इसमें सीधी स्ट्रेट इसमें डिस्टेंस है, इसको विस्थापन कहा जाता है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो अगर किसी पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन कार्य कहेंगे, ठीक है, याद रखना। अब कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है, और कार्य का जो SI मात्रक है वो क्या होता है? जूल होता है। याद कर लेना, कार्य का SI मात्रक पूछा जाता है आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है, तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कमेंट करके बताना कि कार्य के अलावा और किसका मात्रक जूल होता है, ठीक है। कार्य का तो मात्रक जूल होता ही है, कार्य के अलावा और किसका मात्रक जूल होता है? तो कार्य का जो फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा? बल इंटू विस्थापन हो जाएगा, यानी कि W = F × D हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है कार्य का, याद रखें इस फॉर्मूले को। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य कितने प्रकार का होता है? तो भाई कार्य 3 प्रकार का होता है। कार्य कितने प्रकार का होता है? कार्य 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव वर्क, यानी कि धनात्मक कार्य। जब बल लगाने पर बल व विस्थापन की दिशा एक समान हो तो उसको अपन धनात्मक कार्य कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु पर ये जो बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो बल और विस्थापन की दिशा एक समान है, ठीक है, बल और विस्थापन की दिशा एक समान है। तो अगर ये वस्तु है और इसके पीछे से धक्का लगा रहा है और एक कोई इसको आगे से खींच रहा है, तो इसमें क्या होगा? कार्य धनात्मक होगा। इसको अपन क्या कहेंगे? धनात्मक कार्य कहेंगे। जैसे जब किसी वस्तु को हम खींचते हैं तो व्यक्ति द्वारा किया गया जो कार्य वो धनात्मक कार्य कहलाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है, ये अगला जो टाइप है आपके ऋणात्मक कार्य, ठीक है, नेगेटिव वर्क। तो इसमें क्या होता है कि जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, बल हम ऊपर लगा रहे हैं, विस्थापन नीचे की ओर हो, वे अलग अलग दिशा में हो, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होता है। जैसे कुएं से पानी से भरी हुई बाल्टी को खींचने पर गुरुत्वाकर्षण जो बल लगाता है वो उसके द्वारा जो कार्य होता है उसको अपन क्या कहते हैं? ऋणात्मक कार्य कहते हैं। पानी की बाल्टी खींच रहे कुएं से, तो हम बल ऊपर लगा रहे हैं लेकिन एक बल आपके गुरुत्वाकर्षण बल नीचे भी लगता है, तो ये विपरीत हो जाएगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे? ऋणात्मक कार्य कहेंगे। फिर आता है आपका नेगेटिव, यानी कि शून्य कार्य। शून्य कार्य क्या होता है? बल लगाने पर विस्थापन न हो, है ना, हम बल तो लगा रहे हैं लेकिन उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट, उसमें कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। या फिर बल और विस्थापन लंबवत हो, ठीक है, बल और विस्थापन क्या हो? लंबवत हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो बल द्वारा जो किया गया कार्य वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे आप मान लो किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, है ना, आप दीवार को धक्का दे रहे हैं, अब आप जोर लगा रहे हैं, मर्जी पड़े उतना जोर लगा रहे हैं, लेकिन दीवार आपसे इसमें खिसक नहीं रही है ना, आप जो मजबूत दीवार सीमेंट की उसके ऊपर आप जो धक्का लगा रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, यानी कि F तो है लेकिन इसमें जो D का मान है वो 0 हो जाएगा। अगर D 0 है तो फिर F का मान भी गुणा होने पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये W का जो मान है वो टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको अपन शून्य कार्य कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि कुएं से पानी
कुएं से पानी भरी बाल्टी खींचने पर बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती हैं। इसको यह समान नहीं होती हैं, विपरीत होती हैं। ठीक है, बल और अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, कार्य तो धनात्मक होगा लेकिन गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो किया गया कार्य वो ऋणात्मक रहेगा। फिर आपके नेक्स्ट है कि किसी दीवार को धक्का देने पर दीवार विस्थापित नहीं होती है, डी बराबर 0 है, अतः कार्य का मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके ऊर्जा, कार्य के बाद में है ऊर्जा, एनर्जी। तो ऊर्जा क्या होती है? वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहा जाता है। एक आगे एक और आएगा, एक तो क्षमता होती है, ठीक है, और एक और आपके एक वर्ड आएगा आगे जो कि हम शक्ति की परिभाषा पढ़ेंगे उस समय आएगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कार्य में और शक्ति की परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम इसमें आगे शक्ति के समय उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऊर्जा जो होगी वो क्या हो जाएगा? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक एक ही होता है। हमने ऊपर आपसे पूछा है कि जूल और किसका मात्रक होता है, तो भाई जूल कार्य का मात्रक होता है, इसके अलावा ऊर्जा का मात्रक भी होता है। तो दोनों का मात्रक एक ही होता है, कार्य और ऊर्जा। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्य का मात्रक बताइए या ऊर्जा का मात्रक बताइए, या फिर जूल किस किस का मात्रक होता है, तो कार्य का और ऊर्जा का मात्रक होता है। तो उपरोक्त दोनों इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा। फिर ऊर्जा के प्रकार, ठीक है, ऊर्जा के कितने प्रकार हैं? तो भाई ऊर्जा के तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो सीधे कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एक ऊर्जा जिसको सीधा ही कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है उसको अपन यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसकी स्थिति के कारण जो उसमें उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको अपन क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोनों के उदाहरण देखेंगे अभी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की। तो यहाँ पर ये देखो कि ये गतिविधि दे रखी है कि एक गेंद को लुढ़काया जाता है और दूसरी स्थिर गेंद पर मारते हैं, और जिससे कि दूसरी गेंद पर भी जो चलने लगती है। ये एक बॉल है ए, इसको लुढ़का के इस बी पे मारेंगे तो ये बी वाली भी आपकी जो स्थिर गेंद है वो आगे गतिमान हो जाएगी। तो गतिमान गेंद ए तो और बी स्थिर गेंद है। तो गति ऊर्जा क्या होती है? गति कर रहे पिंड में, ये जो गति वाला पिंड है ए, इसकी गति के कारण जो इसमें ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे लुढ़कते हुए गेंद में गतिज ऊर्जा समाहित होती है। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो याद रखना है। गतिज ऊर्जा जो के ई होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो हाफ mv² होता है। हाफ यानी कि 1/2 mv², जहाँ पर m जो है वो उसका द्रव्यमान हो जाएगा और v जो है वो इसका वेग हो जाएगा। और तो ये जो काइनेटिक ऊर्जा होती है वो उसके द्रव्यमान और वेग के वर्ग के गुणनफल का आधा होती है। ठीक है, याद रखिए इसको। फिर गतिज ऊर्जा का मात्रक भी वही होता है जो कार्य का ऊर्जा का मात्रक होता है, तो उसको अपन जूल के रूप में लिखेंगे। फिर हम देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती है, आपने गुलेल की सहायता से पत्थर फेंका होगा तो पत्थर में जो गति करने के लिए उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है? तो ये जो ऊर्जा आती है उसकी स्थिति के कारण या आकार के कारण आती है। तो वस्तु की स्थिति, आकृति या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसको अपन क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे कोई बांध में पानी भरा हुआ है तो वो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। स्प्रिंग, आपने जो खिलौना देखा होगा स्प्रिंग वाला, जो चाबी बनने वाला खिलौना होता है उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, उसको अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो नेक्स्ट फिर आपके ये कि पृथ्वी की सतह पर जो सतह से ऊपर वस्तु में संचित ऊर्जा वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब वस्तु पृथ्वी की किसी ऊंचाई पर स्थित हो और वह जो सतह की ओर गति करती हैं तो उस स्थितिज ऊर्जा को, तो स्थितिज ऊर्जा जो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि कोई वस्तु है जो एज ऊंचाई पर है, एम द्रव्यमान की वस्तु, तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो गणना करने के लिए फॉर्मूला आपको याद कर लेना, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से कि वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाने के लिए किया गया जो कार्य है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ऊपर ले जा, वस्तु को अपन ऊपर ले जा रहे हैं तो उसमें किया गया जो कार्य होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके इसमें, ये यहाँ पर कोई वस्तु है और इसको अपन h ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, तो ये जो h ऊंचाई है ये इसका विस्थापन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका विस्थापन हो जाएगा। तो ये d का मान आपके h हो जाएगा।
और इसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है, इसका आपके m है। तो उसमें जो किया गया कार्य वो कितना हो जाएगा, W बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन। तो बल क्या होता है, बल F बराबर mg होता है, बल F बराबर mg होता है। तो यहाँ पर h जो है वो इसकी पृथ्वी से सतह की ऊंचाई है और F बराबर mg वस्तु का भार है यहाँ पर जो, ठीक है, ये बल जो है उसमें आपके इसके भार के बराबर आता है और m ये इसका द्रव्यमान होता है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे mg और h को, तो ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो आपकी कितनी हो जाएगी, v बराबर mgh हो जाएगी। तो इसका जो सेकंड वाला इसमें आपके जो सूत्र है वो आपको ये याद कर लेना है, v बराबर ये इसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है, mgh होती है। और फर्स्ट वाले आपके काइनेटिक एनर्जी है जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, हाफ mv² होता है। दोनों इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, याद कर लेना। फिर आपके ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहते हैं कि प्रकृति में ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि रूपांतरण से पहले और रूपांतरण के बाद जो ऊर्जा का मान होता है वो सदैव एक समान ही होता है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम में प्रत्येक स्थिति में और सभी प्रकार के रूपांतरणों में जो ये इसको मान्य किया गया है। तो ऊर्जा ने तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसी नियम को क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। जैसे मान लो कोई सेल है, ठीक है, अब कोई सेल है तो सेल रासायनिक सेल होगा, ठीक है, तो ये एक रासायनिक सेल है। अब इसको बैटरी से जोड़ेंगे, इसके बल्ब से जोड़ेंगे, तो ये विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित होगा और फिर यहाँ से इसको प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फिर आपके शक्ति। तो शक्ति किसे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है और एक ही कार्य को दो व्यक्ति जब अलग अलग समय में पूर्ण करते हैं तो उनकी सामर्थ्य को एक नहीं कहा जा सकता है। जो तेज़ी से काम करने वाले व्यक्ति की शक्ति अधिक होगी और जो धीरे काम करेगा उसकी शक्ति कम होगी। अर्थात शक्ति को कार्य करने में लगे समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, यानी कि कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहा जाता है। यहाँ पर दर की जगह पे आ जाए क्षमता, क्या आता है, क्षमता, तो उसको हम कहते हैं ऊर्जा, और कार्य करने की जो दर होती है उसको कहा जाता है शक्ति। तो शक्ति की जो सूत्र है वो आपको याद कर लेना, कार्य बटा समय। तो पावर का आपके फॉर्मूला हो जाएगा कार्य करने की जो दर है W/T, ये इसका जो फॉर्मूला है वो होता है। अच्छे से इसको याद रखें, ठीक है। ये पावर का आपके फॉर्मूला होता है, कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहा जाता है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि यदि कोई जो व्यक्ति T समय में W कार्य करता है तो इसकी जो पावर होगी P बराबर W/T होगी और शक्ति का जो SI मात्रक है वो वाट है, याद करना वॉट, ठीक है। तो ये वॉट है जो कि जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था, जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। और शक्ति का जो बड़ा और प्रचलित मात्रक वो अश्व शक्ति है, जिसको हम हॉर्स पावर भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको HP लिखा जाता है। तो 1 HP के बराबर कितना वाट होता है, 746। ये नंबर आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये नोट्स के रूप में आपके पहले ही मैं आपको शॉर्ट के रूप में बता रहा हूँ, तो आप इनको अच्छे से याद रखें। एक 1 HP बराबर आपके 746 वाट होता है और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट होता है। इसके अलावा आपको एक किलोवाट आवर, ये भी आपको याद करना है। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। जो बिजली में जो मीटर होता है बिजली का, उसको यूनिट में मापा जाता है। तो शक्ति जो होती है उसको यूनिट में मापा जाता है। बड़ा जो प्रचलित मात्रा के वो यूनिट के रूप में मापा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि घरेलू जो परिपथ होता है उसमें खपत होने वाली ऊर्जा को किलोवाट घंटा इनकी 1 kWh में मापा जाता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, किलोवाट आवर। यदि किसी 1000 वाट का विद्युत यंत्र 1 घंटे तक उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये 1 यूनिट में कितना होता है कि 1000 वाट का कोई जो यंत्र है, ठीक है, संयंत्र है, चाहे वो आपका पंखा हो, कूलर हो, फ्रिज हो, टीवी हो, AC हो, कुछ भी हो, जो 1000 वाट के, अब वो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा मिला के 1000 वाट हो सकता है। इनका जो 1 घंटे तक उपयोग करेंगे तो ऊर्जा की जो खपत होगी उसको अपन 1 यूनिट कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक आपकी इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पर देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो इसमें आपके दे रखा है कि 60 वाट का कोई एक विद्युत बल्ब है जो 6 घंटे प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। तो बल्ब द्वारा 1 दिन में खर्च की गई जो ऊर्जा है उसको यूनिट में परिकलित करना है। तो अब आपको इसमें शक्ति कितनी हो जाएगी, तो इसकी जो वाट में मापते शक्ति को, तो विद्युत बल्ब की शक्ति 60 वाट हो जाएगी। तो वाट को हम किस में बदलेंगे, किलोवाट में बदलेंगे, तभी इसको यूनिट में निकालना है। हमें निकालना है इसको यूनिट में, तो इसको किलोवाट में बदलना पड़ेगा। तो वाट तो आपके 60 वाट है,
इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का इसमें भाग लगा देंगे। 3 जीरो है तो ऊपर से 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 2 ही अंक के 1 जीरो और लगाएंगे, फिर इसके पॉइंट लग जाएगा। तो ये इसका उत्तर किलोवाट में आ जाएगा। तो ये 1000 का भाग दे दिया हमने। अब आपको कितने समय के लिए इसको काम में ले रहे हैं, एक दिन में ये 6 घंटे काम में ले रहे हैं, तो 6 घंटे यानी कि इसका जो समय है वो कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा आपके इसमें 6 आवर, यानी कि ये 6 घंटे इसका जो समय हो जाएगा। अब आपको इसकी ऊर्जा ज्ञात करनी, तो ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो शक्ति इंटू लिया गया समय होता है, जो कितना हो जाएगा, पावर कितना है इसमें आपके 0.06 किलोवाट, और इसका जो समय हो आपके 6 घंटे है। तो अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 0.36 और किलोवाट और आवर हो जाएगा। और किलोवाट आवर को ही हम क्या कहते हैं, किलोवाट आवर को ही हम यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस किलोवाट आवर की जगह पे यूनिट आ जाएगा ये। तो इस प्रकार से आपको ये जो यूनिट में इसका मान कितना आ जाएगा, बल्ब द्वारा खर्च की गई जो विद्युत ऊर्जा है, शक्ति है, विद्युत ऊर्जा वो आपके 0.36 यूनिट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से आपको सोल्व करना है। अब आपकी किताब के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो देख लेते हैं, परीक्षा में आने लायक जो प्रश्न होते हैं उनको। कार्य का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। और ये न्यूटन है, न्यूटन अपने बल का मात्रक है। और ये जो आपके वाट दे रखा है वो शक्ति का मात्रक है। अभी हमने देखा ऊपर वाट शक्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न आपकी कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ये भी हमने स वाले में चर्चा की, तो ये वाट आया था, तो वाट शक्ति का मात्रक होता है, तो इसमें आपको वाट भर देना है। ठीक है, याद कर लेना, वाट है जो शक्ति का मात्रक होता है। जूल वही किसका मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का। न्यूटन बल का मात्रक होता है। और ये आप कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि पास्कल किसका मात्रक होता है। ठीक है, ये जो पास्कल है वो किसका मात्रक है, कमेंट करके आपको बताना है कि पास्कल किसका मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि कार्य करने की दर। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है दर, तो दर जो है दो चीज़ होती है, एक तो कार्य करने की क्षमता होती है, और क्षमता को तो कहते हैं हम इसमें ऊर्जा कहते हैं, और दर आएगी तो उसको अपन शक्ति के रूप में मानेंगे। तो कार्य करने की जो दर होती है उसको अपन क्या कहते हैं, शक्ति कहा जाता है। और कार्य करने की जो क्षमता होती है, यहाँ पे क्षमता होता है तो उसको अपन ऊर्जा कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है v वेग से गतिशील है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था ऊपर, हाफ mv² होता है। हाफ का मतलब 1/2 mv², ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होती है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है, तो ये इसका फॉर्मूला ब हो जाएगा, हाफ mv²। देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए ये स्क्वायर जो है केवल v के ऊपर याद रखना है ये। ठीक है, इसने पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा लिया इसलिए गलत है। इसमें m के ऊपर स्क्वायर लगा लिया इसलिए गलत है। इसमें m के स्क्वायर है और आधा नहीं है, इसमें हाफ नहीं है, तो फिर ये वाला नहीं होगा। तो अपना उत्तर ब वाला इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये तो होगी अपनी गतिज ऊर्जा। अब बात कर लेते हैं उसकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो m द्रव्यमान की वस्तुओं को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी गई है, इसमें संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो जब भी h ऊंचाई की बात आती है इसका मतलब वो स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, mgh इसका उत्तर रहेगा। तो याद कर लेना, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। तो ऑप्शन ए इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, तो देखो किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और यहाँ पर अगर शून्य होता है ना तो वो भी हो सकता है। तो हमने 3 प्रकार के कार्य पढ़े, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। यहाँ पे 2 दे रखे तो इसका उत्तर आपके दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने इन प्रश्नों का टेस्ट भी डाल रखा है, आप चाहे तो टेस्ट भी दे सकते हैं। और ऐप के अंदर आपको टेस्ट सीरीज में आपको पुराने पेपर सारे मिल जाएंगे। तो हर विषय की आप जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो पुराने पेपर आप ज़रूर सोल्व करें, आपको काफ़ी उसमें बेनिफिट मिलेगा। और बाकी मैं आपके यहाँ पे और भी वीडियो अपलोड करूँगा पेपर के, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है कि एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, लेकिन वस्तु पर अपने स्थान से हिलती भी नहीं है। तो इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखो वस्तु हिल भी नहीं रही है ना, तो जब हिल नहीं रही है तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट डी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे दीवार को धक्का लगा रहे हैं, अब दीवार अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है,
तो इसके लिए डी बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका जो कार्य होगा डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वो आपके एफ इंटू डी होता है, ठीक है, यानी कि ये आपके बल इंटू विस्थापन होता है। तो डी का मान अगर आपके 0 है तो कार्य का मात्रक भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसको शून्य कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको शून्य कार्य कहा जाएगा। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये 8वां प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है 1 यूनिट का मतलब क्या होगा, 1 किलोवाट आवर। तो इसका मतलब हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसको अच्छे से समझ लेना। पहले 2 बच्चे जिनका भार समान है अलग अलग रस्सों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला बच्चा जो ए है वो 8 मीटर चढ़ने में 20 सेकंड लेता है और दूसरा जो बच्चा है वो 8 मीटर चढ़ने में 25 सेकंड लेता है। तो किसकी शक्ति अधिक है। तो दोनों ही 8-8 मीटर चढ़ रहे हैं, लेकिन ए को समय कम लग रहा है और बी को समय ज़्यादा लग रहा है। तो जिसको समय कम लगेगा उसकी शक्ति ज़्यादा होगी और जिसको समय ज़्यादा लगेगा उसकी शक्ति कम होगी। उल्टा होता है। मान लो किसी में पावर ज़्यादा है तो उसको काम करने में समय कम लगता है और किसी के अंदर शक्ति कम है तो उसको कार्य करने में समय ज़्यादा लगता है। तो इसमें समय कम किसको लग रहा है, ए वाले को समय कम लग रहा है। इसका मतलब इसकी शक्ति ज़्यादा है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, किसकी शक्ति अधिक होगी। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, ए की जो शक्ति है वो अधिक होगी। तो ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसको कौन सा नियम कहते हैं, तो इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। कौन सा नियम कहते हैं इसको, पावर कंजर्वेशन नियम कहते हैं इसको, एनर्जी कंजर्वेशन। इनकी इसमें ऊर्जा का संरक्षण है, एक रूप से दूसरे रूप में केवल उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, न कि उसको परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट फिर आपके 3 नंबर वाले बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम से होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का किस प्रकार से रूपांतरण होता है। तो बैटरी होती है, बैटरी में देखो केमिकल होता है, तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है, वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। बैटरी में केमिकल होते हैं, रासायनिक ऊर्जा होती है, वो बैटरी को जो विद्युत ऊर्जा के रूप में बैटरी में जो विद्युत ऊर्जा संचित रहती है। जब बैटरी को बल्ब से जोड़ा जाता है तो बैटरी को विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग जो बल्ब की चमक के रूप में प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पहले बैटरी थी, ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है और ये रासायनिक ऊर्जा के साथ जो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित है। अब इसको बल्ब से जोड़ेंगे तो बल्ब इसमें क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा किसमें बदलेगी, ये बल्ब जलेगा, यहाँ से बल्ब जलेगा तो प्रकाश उत्पन्न होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपके प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। जब बल्ब थोड़ी देर ज़्यादा जलेगा तो इसका जो शेष भाग है वो उसमें, यानी कि ये बल्ब गर्म हो जाएगा, तो यही आपके जो कुछ भाग आपके इसमें इसको जलाएंगे और कुछ इसको जो गर्म कर देंगे, तो वो उसमें ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरे प्रक्रम में रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में तथा उसमें ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। इस प्रकार से आपको वर्णन कर देना कैसे ऊर्जा का रूपांतरण होता है। मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है तथा अंततः धरती पर पहुंचने पर वह रुक जाती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करती है, कारण बताइए। तो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भाई मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो लगातार कम होती है, ठीक है, क्योंकि पिंड की जो ऊंचाई वो कम होती जाती है। जैसे जैसे पिंड नीचे आता जाता है उसका वेग बढ़ता जाता है और उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। पृथ्वी के सतह के एकदम निकट आने पर उसकी जो सारी स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो पृथ्वी पर पहुंचने पर यह जो पिंड होता है वो कुछ दूरी पर लुढ़कता है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद में वो रुक जाता है। तो इस समय इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो उसमें ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा आदि में परिवर्तित हो जाता है, इस कारण वो वहाँ से रुक जाती हैं। इस चैप्टर का आपके न्यूमेरिकल और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ये रहेगा आपके कि 40 वाट का एक बल्ब 10 घंटे चलता है और बल्ब द्वारा 1 माह में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो उसमें आपको सूत्र क्या याद करना है, सूत्र याद कर लेना, आपके खर्च की गई विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। तो देखो इसकी शक्ति कितनी है, 40 वाट। अब ज़्यादा हो तो फिर जोड़ कर लेना, जैसे 40 वाट के 2 बल्ब हो तो 40 + 40 कितने हो जाएंगे, 80 वाट हो जाएगा ये, ठीक है। अगर आपके 60 वाट के 3 बल्ब है तो फिर 60 को 3 से गुणा कर देंगे। मान लो 60 वाट का एक बल्ब और 100 वाट के 2 पंखे चल रहे हैं, तो 100 × 2 इन दोनों को जोड़ेंगे गुणा करके, तो 60 + 200 ये कितना हो जाएगा, आपके 260 हो जाएगा। तो कितनी इसमें शक्ति हो जाएगी, विद्युत शक्ति 260 हो जाएगी। ऐसे आपको अलग अलग नाम दे दें तो उनकी संख्या से गुणा करके जोड़ लेना। तो इसमें आपके 10 घंटे काम में ले रहे तो एक दिन की कितनी हो जाएगी, 10 से इसको गुणा कर देंगे,
अब ये कह रहे हैं कि एक महीने में आपकी जो कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। अब नॉर्मल जो एक महीने का मतलब कितना 30 दिन मानते हैं हम, वैसे तो 28 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, लेकिन हम इसमें मान रहे हैं 30 दिन। तो अगर किसी महीने का नाम दे के पूछ लें तो फिर आपको उसमें उनकी दिनों की संख्या से गुणा करना है। जैसे जनवरी की बात करें कि जनवरी महीने में कितना खर्च होगा, तो जनवरी में 31 दिन होगा, तो हम यहाँ पे 31 से इसको गुणा करेंगे। और फरवरी की बात करें तो हम फरवरी को फिर 28 और 29 अपनी मर्जी से गुणा कर देंगे। मार्च की बात करें तो 31 से गुणा करेंगे। अप्रैल आ जाए कि अप्रैल महीने में कितना विद्युत ऊर्जा खर्च हुई, तो आपको यहाँ पे 30 से गुणा कर देना है ऐसे। तो इन दोनों को गुणा करके, ठीक है, ये समय, ये शक्ति, समय और इसके महीना, एक महीने में दिन की गुणा करके ये आएगा आपके वाट आवर में। ठीक है, इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके 40, 10 और 30, इनको गुणा करें तो 12,000 आएगा। अब 12,000 वाट घंटा है। अब आपको यूनिट में चेंज करना है, तो यूनिट में क्या होता है, किलो वाट आवर होता है। तो क्या होता है, किलो वाट आवर होता है, यानी कि इसमें हम 1000 का भाग देंगे तो ये किलो वाट आवर में बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 12,000 जो वाट घंटा है इसमें 1000 का भाग लगा देंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएगा और बचेगा केवल 12। तो 12 किलो वाट आवर हो जाएगा, क्योंकि 1000 में 1 किलो वाट, 1 किलो होता है, तो ये हो जाएगा आपका 12 किलो वाट। तो 12 किलो वाट का मतलब कितना हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा। तो 12 यूनिट विद्युत ऊर्जा इसमें खर्च रहेगी। अब आपको इसमें यूँ दे दे कि 1 यूनिट का जो मूल्य है वो 4 रुपये और 50 पैसे ऐसे दे दे। ठीक है, तो बताइए कि इसका जो इस अप्रैल के महीने में कितना खर्च आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका यूनिट बन रहा है 12 यूनिट, इसको 4.5 से फिर गुणा कर देंगे, आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न आएगा ऐसे कि मान लो किसी घर में 40 वाट का एक बल्ब है, 10 घंटे प्रतिदिन चलता है, तो अप्रैल महीने में उसका जो बिजली का बिल है वो कितना आएगा, जबकि 1 यूनिट का 4.5 रुपये लगता है। तो हम इसमें पहले इसकी शक्ति ज्ञात करेंगे, विद्युत ऊर्जा, और इनको शक्ति और इनको गुणा करके विद्युत ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर 1000 का भाग दे देंगे तो ये किलोवाट आवर में आ जाएगा। किलोवाट आवर में आने के बाद में हम इसको यूनिट में लिख लेंगे, तो ये 12 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट के 4.5 यानी कि 4.5 रुपये हैं, तो 12 से इसको गुणा कर देंगे तो कुल व्यय कितना आ जाएगा, कुल जो व्यय होगा वो 1 यूनिट का खर्चा है 4.50 रुपये और टोटल यूनिट 12 बन रहे हैं, उसको गुणा कर देंगे तो 0, 12 पंजे 60 और 12 चौ 48 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 यानी कि 54। तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे, तो इसका जो खर्चा है वो कितना आएगा, अप्रैल महीने का बिल कितना आएगा, 30 दिन। अप्रैल महीने का मतलब 30 दिन है तो अप्रैल, तो इसलिए मैं अप्रैल नाम ले रहा हूँ क्योंकि दिन 30 है, तो अप्रैल ले लो, जून ले लो। ठीक है, तो ये आपके 30 दिन वाले महीने में इसका खर्चा कितना आएगा, 54 रुपये का इसका बिल आएगा। तो ऐसा आप जो अपने खुद का भी इसमें जो बिल आता है घर पे, उसको अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी कार, खिलौना कार में चाबी भरकर ज़मीन पर रखने पर यह चलने लगती हैं, इसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वर्णन करना। आपने भी खूब चले होंगी ऐसी गाड़ियाँ, तो है ना, चाबी भर भर के खूब गाड़ियाँ जो दौड़ाई होगी, और फिर थोड़े दिन बाद में आप बड़े हो गए होंगे तो फिर आपने रिमोट वाली गाड़ियाँ दौड़ाई होगी, फिर उसके बाद में बड़े होंगे तो फिर आप साइकिल चलाने लग गए होंगे, फिर आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया होगा। इस प्रकार से जो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने में स्किल डेवलपमेंट हो रही है, अलग अलग प्रकार की जो गाड़ियाँ वगैरह चलाना सीख रहे हैं हम। तो एक खिलौना कार आपने खूब चले होगी, किस किस बच्चे ने खिलौना कार चलाई कमेंट करके बताना। एक कार छोटी एक खिलौना आता है जिसमें पीछे चाबी भरी जाती है, ठीक है, एक स्प्रिंग होती है इसमें, और वो स्प्रिंग है जो पहले तो इसे फैली हुई होती है, फिर जब इसमें चाबी भर देते हैं तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाती है इस प्रकार से, और फिर जो इसको छोड़ते हैं चाबी निकाल के तो फिर ये आगे की ओर गति करती हैं, वो स्थितिज ऊर्जा के कारण उसमें होता है। तो जब हम खिलौना कार में चाबी भरते हैं तो उसमें उपस्थित स्प्रिंग विकृत हो जाती है, और स्प्रिंग में यह विकृति चाबी के राउंड पर निर्भर करती है। हमारे द्वारा चाबी में जो चाबी से स्प्रिंग को जो विकृत करने में किया गया जो कार्य है वो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हम उसको बल लगाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि चाबी लगे और घूम जाएगी, आपको चाबी घुमाना पड़ती है, उसमें बल लगाना पड़ेगा। तो वो जो बल लगाने में जो कार्य करेंगे वो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाता है। और जैसे ही कार को ज़मीन पर रखेंगे इसकी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी और कार गति करना शुरू कर देती है। इस प्रकार से आपको इसका वर्णन करना है। एक और आपकी न्यूमेरिकल है, आपकी किताब कही है, 1500 किलोग्राम का एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसको रोकने में किए गए कार्य की आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो शुरू में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, K1 बराबर ही हो जाएगी आपके हाफ mv²। तो 1/2 m का मान कितना है 1500 किलोग्राम, ये इसका द्रव्यमान है। और
ये आपके जो वी स्क्वायर यानी कि इसकी चाल कितनी है, ये आपके 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें आपके एम तो है 1500 किलोग्राम, ठीक है, और इसका जो वी है वो कितना हो जाएगा, ये आपके 20 हो जाएगा। इनका मान इसमें रखेंगे फॉर्मूले में और इसको हल करेंगे। तो 1500 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 या फिर 20 इंटू 20। इनको गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा आपके 2 के पार से, ये 10 बार कट जाएगा और इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके 15 दूनी 30 यानी कि 3000 हो जाएगा। 3000 को 10 से गुणा करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। एक मिनट, इसके 3 जीरो और 15 दूनी 30, तो ये 30,000 हो जाएगा और 30,000 को 10 से गुणा करें तो ये 3 लाख जूल के बराबर हो जाएगा। तो ये गतिज ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब अंतिम इसकी जो गतिज ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी, शुरुआत में तो इसकी आपकी ये इतनी है, अब अंतिम कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्योंकि कार रुक गई है, कार रुक गई है। तो इसमें आपके जो v है वो इसका 0 हो जाएगा। तो v 0 जो पूरा ही 0 हो जाएगा। अंतिम स्थिति में कार रुक गई है, कार रुक गई तो इसका जो वेग है वो कितना हो जाएगा, v बराबर 0। तो इसमें जो सेकंड जो k2 आएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम का मान तो 1000 है और इंटू 1500 है, इंटू इसमें v का मान जो रखेंगे वो 0 रखेंगे तो ये 0 कर देगा पूरे को। तो सेकंड स्थिति में इसकी जो कार रुक गई तो इसकी जो काइनेटिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, वो 0 हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा आपके अंतिम जो परिवर्तन, अंतिम जो वेग है, ठीक है, अंतिम गतिज ऊर्जा, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक या आरंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो प्रारंभिक तो कितनी है आपकी, ये 3 लाख जूल और शुरुआत में कितनी है, अंत में कितनी है, 0 है क्योंकि कार रुक गई तो 0 माइनस 3 लाख करेंगे, ठीक है, 3 लाख जूल करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि 0 छोटा और ये संख्या बड़ी है तो इसमें आपके माइनस हो जाएगा। तो ये इसको जूल में है तो किलो में बदलने के लिए 1000 का इसमें भाग दे देंगे तो इसके 3 जीरो कट जाएंगे, 300 जूल बचेगा। तो जूल को हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो 300 किलो जूल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, तो माइनस ये कार्य की माप को बताता है कि हमने जो कार्य किया है वो कार्य ऋणात्मक कार्य है, अर्थात कार को रोकने में लगाया गया बल और जो विस्थापन है वो विपरीत दिशा में। ऋणात्मक कार्य का मतलब क्या है, बल अलग साइड दिशा में लग रहा है और कार्य की जो विस्थापन है वो अलग दिशा में हो रहा है। गाड़ी आगे जा रही है और हम इसमें जो बल है वो पीछे लगा रहे हैं, खींच रहे हैं इसको, तो इसका जो कार्य वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके विस्थापन और बल की जो दिशा वो अलग अलग होने के कारण इसका जो माइनस यहाँ पे आया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे वो ध्वनि वाला चैप्टर लेंगे, फिर इसके बाद में जो 12वां चैप्टर है उसको भी निपटा देंगे इसी प्रकार से। आधे घंटे में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट आपके जितने भी फैक्ट थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम आपका जो ये ध्वनि वाला जो चैप्टर है उसको निपटा देंगे। 20 नंबर का मैटर हम इस वीडियो में कवर किया है। और भी आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसके अलावा भी आपको अपनी तैयारी खुद को करनी है ताकि आपको जो और अच्छा स्कोर प्राप्त हो सके। और ऐप के ऊपर जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है वो टेस्ट ज़रूर दें इन सभी प्रश्नों का, ताकि आपके जो अच्छा स्कोर और प्राप्त हो सके। और इसकी पीडीएफ आपको अपने ऐप के अंदर ही मिलेगी। कक्षा 9 की जो टेस्ट सीरीज है उसमें इसकी पीडीएफ यहाँ पर डाल रखी है, तो आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। खूब सारे पेपर भी मिल जाएंगे। आपके पास भी कोई पेपर हो उसका सॉल्यूशन करवाना हो तो आप मुझे इस नंबर पे भेज देना, उसका सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। खूब सारे बच्चों का मैसेज था कि गणित का तो खूब वीडियो अपलोड कर दिए, कभी हमें साइंस के भी वीडियो अपलोड कर दो, तो ये लो आपके लिए साइंस का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।